तो ये जो अभी आपने वीडियो देखा है ना, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 13 सितंबर 2022। तो गाइज आज है तारीख 13 सितंबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है पालो वेटलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है, व्हाट इज थार्ड। थार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो आखिरकार ये क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ये एक इजरायली रडार सिस्टम है। ऑप्शन बी, ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ एंटी मिसाइल प्रोग्राम है। ऑप्शन सी, एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। या फिर ऑप्शन डी, एक डिफेंस कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया के बीच का। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल की तरफ। आज का ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से। अब ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा है वापस से न्यूज़ में आ चुका है। आज से 2-3 महीने पहले भी ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। कल आपने देखा होगा इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी यहाँ पर न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, बहुत चर्चा हुई है। क्या है मुद्दा, बेसिक से यहाँ पर इसको समझना होगा। और उसको समझने से पहले हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे। देखो वाराणसी के अंदर देखने को मिलता है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये एग्जैक्टली टेम्पल है और रिसेंटली न्यूज़ में भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा एक कॉरिडोर बनाया गया है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को डायरेक्टली गंगा नदी से कनेक्ट करता है। इस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर उस समय न्यूज़ में था। तो यहाँ पे देखना यह है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बराबर में ही एक सटी हुई मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद, यानी ज्ञानवापी मॉस्क के नाम से हम जानते हैं इसको। तो बेसिकली इसी मस्जिद के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी को लेकर बहुत लंबे समय पहले से डिस्प्यूट बना हुआ है। तो आप एक और मैप देख सकते हो, ये रहा काशी विश्वनाथ टेम्पल, इधर ये है ज्ञानवापी मस्जिद। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रहा टेम्पल, बराबर में सटी हुई ये मस्जिद बनी हुई है जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो विवाद है ना ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, ये बहुत लंबे समय से ही यहाँ पर न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। माना यह जाता है कि लगभग 1699 का समय था। 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। तो आज के टाइम पर जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है ना, इससे पहले वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। और जो आप लोगों ने अभी मैप में देखा है बराबर में जो मंदिर बना हुआ है, उस काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो बेसिकली 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। क्लियर हुआ? अब जैसा कि यहाँ पर माना यह जाता है कि वहाँ पे मंदिर हुआ करता था, तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारी पिटीशंस कोर्ट के अंदर गई हैं और मांग ये की गई है कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो ये पूरा मंदिर वाला कंपाउंड है ना, इसी कंपाउंड के अंदर में इस वाले जो एक तरीके से कंपाउंड है उसको ऐड कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था तो बेसिकली उसको मिला देना चाहिए इसी वाले मंदिर के अंदर में जो हमारे पास में काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पर। इस चीज़ को लेकर सबसे पहली बार पिटीशन 1991 में हुई थी।
तो मस्जिद को हटाए जाने को लेकर पहली बार जो पिटीशन जारी करी गई थी ना, वो 1991 में की गई थी। फिर उसके बाद से ये लगातार न्यूज़ में बना रहा। लेकिन अब यहाँ पर ये क्यों न्यूज़ में है? देखो, न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल की बात है, लगभग 5 हिंदू वेमेन थी, 5 महिलाएं थीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि देखो, ये मस्जिद परिसर में हमें रोज़ाना जो श्रृंगार गौरी देवी हैं उनकी पूजा करनी है। उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर एक याचिका जारी की थी, यानी कि उनकी पूजा करने के लिए एक तरीके से अप्रूवल चाहिए, या कह सकते हो कि उस याचिका के थ्रू पूजा करने की मांग की गई। कि यहाँ कहा गया कि देखो, मंदिर का जो बाहर का प्रेमिसेस है ना, वहाँ पे हम लोग को बाहर से पूजा करनी है। इस प्रकार से यहाँ पर यह पिटीशन डाली गई थी। अब वो पिटीशन की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, है ना। अब पिटीशन एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि बीच में यहाँ पर मुस्लिम की साइड से एक कमेटी आती है। उस कमेटी का नाम है अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी। अब जो ये अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी आपको ये देखने को मिलती है, इन्होंने बोला ऐसा नहीं कर सकते, ये जो पिटीशन है ना, इस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि सरकार पहले ही यहाँ पर 1991 में एक एक्ट लेकर आ चुकी है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग चलो ना। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हुआ यह है, अभी जो न्यूज़ कल से ये निकल कर आ रही है वो ये हुआ है कि जो ये 5 हिंदू वेमेन के थ्रू पिटीशन डाला गया था ना, उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला, हिंदू वेमेन्स सूट इन ज्ञान वापी केस मेंटेनेबल। तो बेसिकली यहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया गया, उस पिटीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। अभी तक इस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और पहले भी जो याचिका जारी की गई थी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर फाइनली एक्सेप्ट हुई है, जिस वजह से ये कल पूरे दिन भर यहाँ पे सुर्खियों में बना रहा था। फिर आर्टिकल में बताया गया कि किसके थ्रू यहाँ पर ये सूट फाइल किया गया था, ठीक है, उनका नाम वगैरह दिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मुस्लिम साइड से कमेटी थी, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहते हुए आप ये सब नाकाम नहीं कर सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सब सरकार लेकर आ चुकी है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिरकार है क्या। देखो, यहीं पर मैं आपको बहुत ही सिंपल से शब्दों में बताने वाला हूँ ये एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। अब देखो, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। अब ये दोनों ही तारीखें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी वाली तारीख? एक तो 1947 जब देश आज़ाद हुआ, दूसरी तारीख आपको देखनी है कि 1991, ठीक है ना, जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, तब की बात हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे बोला ये जाता है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर 1991 में जो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आती है। और इस एक्ट के अंदर ये बोला गया, क्योंकि इस एक्ट को लाने के पीछे का रीज़न क्या था, मतलब क्या ज़रूरत थी? रीज़न ये था कि देश भर में बहुत सारे विवाद हो रहे थे मंदिर मस्जिद को लेकर। तो इस वजह से यहाँ पर उनको सुलझाने के लिए 1991 में इस एक्ट को लेकर आया गया था। नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट का यहाँ पर कहना यह था कि जब देश आज़ाद हो रहा था, यानी कि 15 अगस्त 1947, ये जो तारीख है जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस तारीख पर जिस भी जगह पर अगर कोई मंदिर था, या फिर वहाँ पे कोई मस्जिद था, या वहाँ पे कोई और दूसरा जैसे चर्च हो गया या दूसरे कोई भी रिलीजियस प्लेसेस थे, वो एज इट इज़ रहेंगे, उनको नहीं बदला जा सकता। हाँ, भले ही यहाँ पर उससे पहले वहाँ पे कुछ भी हुआ करता हो। तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोल दी गई थी। फिर से रिपीट करता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये बोला गया कि 1947 जब देश आज़ाद हो रहा था, तो देश के आज़ादी के टाइम पर जिस भी जगह पर मंदिर था, जिस भी जगह पर मस्जिद था, या जिस भी जगह पर जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे, वो एज इट इज़ रहेंगे, उनको नहीं बदला जा सकता, भले ही वो पहले वहाँ पर कुछ भी हो। ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोल दी गई थी। इसके अंदर एक एक्सेप्शन रखा गया था, एक अपवाद था बाबरी मस्जिद वाला, वो आपको पता होगा, है ना। तो उसका अपवाद में रखा गया था क्योंकि वो मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल ही रहा था, तो उसको एक्सेप्शन में रख दिया गया था। फिर यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की जाती है कि भैया ये जो एक्ट है ना, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जिस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बेसिकली कमेटी का भी कहना है। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब कोई भी यहाँ पर इसको लेकर कोई भी नया एडिशन होगा, कोई भी नई न्यूज़ आएगी, वो सब आपको यहाँ पर साथ ही साथ में बताते हुए चलेंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल है, कोई ज़्यादा डिटेलिंग वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे, और ये जो पहले वाला आर्टिकल था इसको जीएस पेपर नंबर 1 और 2 दोनों से रिलेट कर पाओगे।
ठीक है ना। यहाँ पे बात की जाती है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अगस्त के महीने में वापस से चढ़ता हुआ नज़र आया है, क्योंकि जो फूड के प्राइसेस है वो वापस से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। मतलब क्या समझते हैं, देखो इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन है, अब रिटेल इन्फ्लेशन मतलब यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होती है। यानी कि जब भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं इनके दाम बढ़ने लगते हैं वो बेसिकली महंगाई कहलाती है, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। अब ये रिटेल वर्ड का मतलब क्या है, रिटेल वर्ड का मतलब यह है कि जो यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, आप हो मैं हूँ, हम लोग जो भी यहाँ पर रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करने वाला जो सामान है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर कमोडिटीज़ को प्रेफर करते हैं, जब उनके प्राइसेस यहाँ पर चेंज होने लगते हैं या फिर उनके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तब बेसिकली वो रिटेल इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है ना, जो सामान हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं उसकी बात बेसिकली की जा रही है। इसी वजह से इस रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है, इसको मापता कौन है, मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रखा गया है, सीपीआई बेसिकली इसको मेजर करता है। ठीक है ना, इस मतलब बेसिकली यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन को हम लोग सीपीआई में मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के जब प्राइस बढ़ते हैं उसके अंदर चेंजेस हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पर वो रिटेल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो बात क्या आती है, इस वाले ग्राफ के थ्रू आप डिटेल से समझ पाओगे। इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना वो अभी पिछले महीने थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी क्या होता है कि एकदम से यहाँ पर फिर से जंप देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है कि जो महंगाई है वो इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। वो टारगेट क्या है, वो टारगेट है 4+-2 का। अब 4+-2 का मतलब यह है कि जो महंगाई है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो जानी चाहिए और कम से कम यहाँ पर 2%, ना इससे कम हो और ना इससे ज़्यादा हो, इसके बीच में यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर एक टॉलरेंस रेट कहलाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कई महीनों से जो महंगाई है वो 6% से ऊपर देखने को मिल रही है, इनफैक्ट 7% से ऊपर देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह हुई थी कि पिछले महीने की बात है, जुलाई के मंथ की, जुलाई के महीने में जो महंगाई है रिटेल इन्फ्लेशन वो 6.71% के आसपास पहुंचा। लेकिन जुलाई से पहले वाले जितने महीने थे उन महीनों में ये 7% के आसपास चल रहा था। मतलब ये जो रेट है ना जिसको हमने डिसाइड किया था कि अपर रेट 6% का आसपास होना चाहिए, मतलब 6% से ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस रेट को क्रॉस करके महंगाई एक अपने ही उच्च स्तर पर थी बहुत लंबे समय से। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जुलाई के अंदर महंगाई 6.71% पर हो जाती है, मतलब थोड़ा सा डाउन हो जाती है। यहाँ पर एक तरीके से महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल होते हुए नज़र आती है। लेकिन जुलाई के बाद में जो अगस्त का महीना है ना, उसी अगस्त के महीने की बारे में यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल में। बोला यह गया कि सर जुलाई में तो चलो मामला सही हो रहा था, हम तो सोच रहे थे अगस्त में थोड़ी सी महंगाई और कम हो जाएगी, लेकिन अगस्त में हुआ ये, महंगाई वापस से बढ़ चुकी है, 6.71% से वापस से 7% तक पहुंच चुकी है। वो बात यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। तो बेसिकली जुलाई में जो महंगाई है वो 6.7% थी, लेकिन अगस्त में ये वापस से 7% पहुंची। ये आप लोग ग्राफ के थ्रू देख पाओगे। ठीक है ना, ये बीच में यहाँ पर कम हो गई थी, लेकिन अभी ये वापस से इस प्रकार से इंक्रीज़ हो गई है अगस्त के महीने में। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अपर टॉलरेंस रेट है वो 6% के आसपास का है, और ये कैसे काउंट किया गया है, 4+-2 वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इससे ऊपर ही बहुत लंबे समय से महंगाई चल रही थी, बट अभी यहाँ पर कंट्रोल हुई थी जुलाई के मंथ में, लेकिन अगस्त के महीने में वापस से ये 7% के आसपास पहुँच गई। क्लियर हो गया। बाकी इसमें कुछ भी ऐसे पढ़ने वाली बात नहीं है, बस इतना ही समझना है। इसके अलावा यहाँ पर डेली बेसिस पर मतलब हमेशा ये आर्टिकल्स आते रहते हैं। ये जो रेट है ना ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि इस रेट को रट लेना है, बस खाली पढ़ो और दिमाग में यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया रखो और उसको स्किप कर दो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा देना है। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग को अचीव करवाना है, जैसा आप लोग डेली बेसिस पर करवाते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बहुत समय बाद यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है। बात की जा रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो हुआ क्या है, अब देखो इसके बारे में भी चर्चा ये की जाती है कि इस एक्ट को लेकर जो भी पिटीशंस डाली गई हैं उन पिटीशंस की सुनवाई 31 अक्टूबर को की जाएगी। ऐसा खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में लगभग अभी तक 220 पिटीशंस 220 याचिकाएं जारी कर चुके हैं, और ये जो पिटीशंस हैं इनकी सुनवाई 31 अक्टूबर को की जाएगी। इस पूरे मामले को 3 जज की बेंच को रेफ़र किया गया है।
मतलब 3 जज होंगे, वो बेसिकली इस पूरे केस को देखेंगे और आगे क्या होना है वो आगे अपना जो भी डिसीजन होगा, जो भी वर्डिक्ट होगा वो सुनाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे बोली गई। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसको लेकर क्या है चर्चा, प्लस लोग इसके अगेंस्ट में इतना ज़्यादा क्यों हैं, वो यहाँ पे बताया गया। चलो फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट आर्टिकल होने वाला है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो इस एक्ट का मकसद यहाँ पर क्या है, सिटीजनशिप देना। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ध्यान रखना, ये क्या करेगा, भारत की नागरिकता देगा। किन लोगों को देगा, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये कितनी कम्युनिटी हो गई, 6 कम्युनिटीज़ हो गई। इन 6 कम्युनिटीज़ को, और ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, अगर ये अफ़गानिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं और पाकिस्तान से हैं, तो अगर इन तीनों देशों में से यहाँ पर आप कह सकते हो, और ये 3 देश के अंदर ये जो 6 कम्युनिटी है, इन 6 कम्युनिटी के अगर जो भी माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर में हैं, जो भी लोग आए हैं भारत के अंदर में, उनको बेसिकली नागरिकता दी जाएगी इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। इसका मकसद है नागरिकता देना उन माइग्रेंट्स को जो माइग्रेंट हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, जो बिलोंग करते हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, मतलब इन कंट्री से निकल कर आए हैं, इंडिया के अंदर माइग्रेट करे हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। इसमें यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसको लाया गया था 12 दिसंबर 2019 में। और ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे अभी न्यूज़ में इसलिए भी आ चुका है क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश भर में, और प्रोटेस्ट के साथ साथ में कुछ कंसर्न्स बताए जा रहे थे। बताया ये जा रहा था कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। और वो इश्यूज़ क्या क्या बताए गए हैं, सबसे पहला यहाँ पर इशू बताया गया है कि ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है। यानी कि मेंशन ये किया जा रहा है कि सभी कम्युनिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि अगर इन 3 देशों से ये 6 कम्युनिटीज़ के माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर में हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स को कवर नहीं किया गया है, मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बोली जा रही थी। दूसरा यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये था कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ में इशू क्रिएट हो रहा है। मतलब यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है असम अकॉर्ड से। असम के अंदर भी यहाँ पर एक लॉ है, असम अकॉर्ड 1985 का, आपको ये देखने को मिलेगा। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो असम बात ये करता है कि कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं इंडिया के अंदर में, कोई से भी रिलीजन का हो, नहीं मैटर करता, तो अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट है असम के अंदर में तो उसको वापस से डिपोर्ट किया जाएगा, वापस से उसको भेजा जाएगा बांग्लादेश में। तो असम का अकॉर्ड ये बोलता है 1971 के बाद से कोई भी यहाँ पे बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स अगर आए हुए हैं तो उनको इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को वापस से हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। ऐसा क्यों, असम यहाँ पर बोलता यह है कि देखो कहीं ना कहीं ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, इन्होंने असम का पूरा डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो बिगाड़ दिया है। यानी कि जो पॉपुलेशन है वहाँ की पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जो लोकल पीपल हैं वहाँ के उनको परेशानी होने लगी है, इलीगल माइग्रेंट्स बहुत सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई करने लगे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से वहाँ के राज्य की इकोनॉमी के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ पर रिसोर्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर असम ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इन इलीगल जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं इनको वापस से भेज देंगे उनकी जगह पर जहाँ से भी ये आए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी रीजन मैटर नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है जो कि सिटीजनशिप देने को बोलता है, और इधर ये असम का अकॉर्ड है जो कि यहाँ पर इनको वापस से भेजने के बारे में चर्चा करता है लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को। तो ये कहीं ना कहीं बताया गया कि असम का जो ये अकॉर्ड है और साथ ही साथ में CAA जो है ना, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो दूसरा कंसर्न, दूसरा इशू यहाँ पर ये दर्शाया गया। तीसरा यहाँ पर कंसर्न ये दिखाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में ये बोला जाता है। यानी कि जो हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यहाँ पर आप देखोगे तो आर्टिकल 14 की बात की जाती है। आर्टिकल जो 14 है हमारे संविधान का, वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी है, उसका वॉयलेशन हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। सभी लोग को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया है। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म यहाँ पर बात करता है किस चीज़ के बारे में, कि भारत के अंदर जो अलग अलग रिलीजन है वो सब साथ में मिलकर रह सकें, सब एक साथ रह सकें। वो बेसिकली यहाँ पर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी वॉयलेट होता हुआ नजर आता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में ये बात चली जाती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, इस चीज़ को लेकर ये कंसर्न दिखाया जा रहा था।
फिर उसके बाद में एक कंसर्न और दिखाया गया, बोला गया ये कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि भेदभाव कर रहा है। कैसे भेदभाव कर रहा है? देखो यहाँ पर बहुत सारे जो तमिल्स हैं वो श्रीलंका से आए हुए हैं, बहुत सारे हिंदू रोहिंग्या कम्युनिटी म्यांमार से आई हुई हैं। इन लोगों को यहाँ पर इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर नहीं कवर किया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली इनको नहीं कवर किया गया, तो क्या हो रहा है कि इनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो कुछ लोगों को कवर किया जा रहा है, कुछ लोगों को इसमें कवर नहीं किया जा रहा है, ये इशू भी यहाँ पर उठाया गया। फिर यहाँ पर बात ये की जाती है कि अगर ऐसा करोगे तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशंस हैम्पर होते हुए नजर आएंगे। यानी इस एक्ट की वजह से जो बायलैटरल टाइज है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, ये बात भी यहाँ पर रखी जा रही थी। तो ये कुछ कंसर्न्स यहाँ पर दिखाए जा रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था। बट यहाँ पर अभी जितनी भी पटिशन्स हैं, जो भी 220 पटिशन्स, 220 याचिकाएँ यहाँ पर डाली गई हैं, उन सब की यहाँ पे हेयरिंग करवाई जाएगी 31 अक्टूबर को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इश्यूज़ दिखाए गए ना, जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं, इन प्रॉब्लम्स के रिस्पॉन्स में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पर कुछ बातें रखी हैं, उनका क्या कहना है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये बोलते हैं कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से घबराना क्यों? यहाँ पर इससे क्यों है घबराना? क्योंकि यहाँ पर ये आपकी सिटीजनशिप को तो नहीं छीनेगा ना। जो इंडियन सिटीजन्स है ये उनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता है, भारत के जो नागरिक हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ना ही किसी की सिटीजनशिप को छीनेगा, ये यहाँ पर बात की जाती है। दूसरा यहाँ पर ये बोला जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये भी बोलते हैं कि भैया देखो, अगर सिटीजनशिप लेनी है तो अगर आप एलिजिबल हो तो तब तो ले सकते हो ना। यानी कि हमारे पास में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला है, ये आपको नागरिकता देने के बारे में बात करता है, और इसमें कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता रखी है कि भाई ये चीज़ें होंगी आपके पास में, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हो तो आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू कि अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप यहाँ पर सब कुछ चीज़ें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहे हो, है ना, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फॉलो कर रहे हो, तो बेसिकली आप तो नागरिकता ले सकते हो ना। तो क्या दिक्कत है? आपकी नागरिकता कोई नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई बदलाव किया नहीं जा रहा है ना। बस बात ये की गई है कि जो बाहर के माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप देने के बारे में चर्चा की जा रही है, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। इस बात को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी रखा था। इनका कहना यह है कि भाई देखो, जो भी लीगल माइग्रेंट्स होंगे, लीगल माइग्रेंट्स किसी भी देश के कोई भी लीगल माइग्रेंट है और कोई भी रिलीजन का होगा, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। हमने इसके अंदर थोड़ा बदलाव किया है, ये बात यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मेंशन कर रखी है। अगर वो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेगा तो यहाँ पर लॉज जो भी कानून है उसका अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता ले ले, उस चीज़ के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आई होप अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। आप देख पाओगे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, नो CAA, है ना, CAA को हटाओ, इस प्रकार से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला था। बाकी आने वाले टाइम पर ये न्यूज़ में आएगा तो इसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को अगेन आप लोग GS पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और पिटीशन डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। यह पिटीशन किस चीज़ के बारे में है? लिंक ऑफ पोर्नोग्राफी टू सेक्स क्राइम से लेकर। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। तो एक पिटीशन ये डाला जाता है, बोला गया कि जो इंटरनेट के ऊपर जो भी पोर्नोग्राफी है, जो भी पॉर्न अवेलेबल है, इसके बीच में और कहीं ना कहीं जो सेक्स क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा इंटरलिंक है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इस प्रकार से पिटीशन डाला गया था कि इसके ऊपर सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद बोला कि देखो, ये जो लिंक वाला इशू है ना, ये किसी इंडिविजुअल केसेस पर हो सकता है। मतलब यह है, इनका कहना यहाँ पर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि देखो, अगर मान लो देखो जो भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्राइम है, वो अपने आप में अपराध है, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उस पर्टिकुलर केस के अंदर में, अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो पुलिस रिवील करेगी कि क्या वो पोर्नोग्राफी की वजह से हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं क्या उस पोर्नोग्राफी के ट्रिगरिंग की वजह से यहाँ पर एक क्राइम हुआ है, वो पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। तो यहाँ पे बोला गया कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहेगा, वो लोग यहाँ पर रिवील करेंगे कि अगर कोई ऐसा केस होगा कि हाँ पोर्न को देखने की वजह से यहाँ पर क्राइम बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। तो बेसिकली वहाँ पर वो पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट करके बताने वाली है। ये बात यहाँ पे बोलेगा। कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ पर इस पिटीशन को नहीं सुनने वाले, इस पिटीशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए।
कि अगर पोर्नोग्राफी का कोई भी लिंक है सेक्सुअल क्राइम से तो वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा, ठीक है ना। जो पुलिस होगी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और वही यहाँ पर आपको बताएगी अगर ऐसा कुछ है पोर्नोग्राफी की वजह से यहाँ पर अगर सेक्सुअल क्राइम बड़ा है या कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। वो बेसिकली इंडिविजुअल केस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको लिंक करने की जब बात आती है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसकी डिटेलिंग्स के बारे में, क्योंकि ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा जीएस पेपर नंबर 2 में। सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, लॉज फॉर पोर्नोग्राफी इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें, देखो पोर्नोग्राफी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई ज़्यादा बात करता नहीं है, और ये टॉपिक ऐसा जिसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं बहुत सारी गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलता है इस पोर्नोग्राफी की वजह से। और आज के टाइम पर इंटरनेट पर ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल भी है, जो कि यूथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मतलब आप अगर पूछो क्या पोर्नोग्राफी देखना बैन है इंडिया के अंदर, देखो बोला यह जाता है कि अगर आप लोग प्राइवेट स्पेस के अंदर उस पोर्नोग्राफी को देख रहे हो तो वहाँ पे कोई भी बैन नहीं है ना। अगर प्राइवेट स्पेस में देखा जा रहा है तो वो कोई भी बैन नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट स्पेस में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से बैन है, कार्रवाई की जाएगी अगेंस्ट में अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है तो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर प्राइवेट स्पेस में भी देखी जा रही है तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद में आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि देखो पोर्नोग्राफी जो है ना, इसका जो इम्पैक्ट है चाइल्ड के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। ये पोर्न क्या करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो दिमाग है उसको कंट्रोल करने लगता है। इससे यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, उसका सोशल रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हो। फिर उसके बाद में यही यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों के साथ में देखने को मिलती है, एक मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट होने लगता है इस पोर्नोग्राफी की वजह से। और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर, जैसे मैंने आपको पहले भी आर्टिकल पढ़ा रखे हैं, कोविड-19 के बाद में पोर्नोग्राफी के ऊपर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और मोस्टली ट्रैफिक इंडिया से गया हुआ है। इंडिया से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी गई है इन वेबसाइट्स के ऊपर, इंडिया का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ को लेकर मैंने लगभग यहाँ पर शायद 23 या 24 जून को वीडियो बनाया था, जो डेटा आया था, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया, इसी पोर्नोग्राफी का जो इम्पैक्ट है ना, एक और इम्पैक्ट पड़ता है सेक्सुअलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने लगते हैं, कोई भी यहाँ पर अगर इस प्रकार की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, वही चीज़ यहाँ पर वो एक तरीके से इमेजिन करने लगता है रियल लाइफ के अंदर भी, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से एडिक्ट हो जाता है। जो ये सेक्सुअल एडिक्शन है, ये बहुत ही खतरनाक एडिक्शन है। बताया ये जाता है कि जैसा ड्रग होता है ना, जैसे मतलब कोई ड्रग्स वगैरह है, लोगों को देखा होगा जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको कितना खतरनाक एडिक्शन होता है कि उस ड्रग्स के बिना वो नहीं रह सकते। बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट यहाँ पर पोर्नोग्राफी का देखने को मिलता है। यानी कि पोर्नोग्राफी और ही खतरनाक मानी जाएगी अगर कोई भी पोर्नोग्राफी से एडिक्ट हो जाता है या फिर इस प्रकार से सेक्सुअल एडिक्शन हो चुका है। दूसरी जगह पर कोई दिमाग लगेगा नहीं, उसी जगह पर यहाँ पर वो बार बार दिमाग भागने लगता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो ख़त्म हो चुका है। जबकि आपको यहाँ पर दिमाग को कंट्रोल करके चलना है, लेकिन जब दिमाग का ही कंट्रोल खो दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करता है। उसके बाद में यहाँ पर एक बिहेवियरल इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो पोर्नोग्राफी है ना, ये एक बिहेवियरल इम्पैक्ट भी डालती है। जो चीज़ें लोग देखते हैं वही चीज़ें यहाँ पर इमेजिन करने लगते हैं, रियलिटी में यहाँ पर इमेजिन करने लगते हैं, और फिर उसके बाद में वेमेन को भी एज अ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट ही देखने लगते हैं उस चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद में। और इसकी चक्कर में, यानी कि वेमेन को जब एज अ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट देखने लगते हैं, तो इसी चक्कर में क्या होता है, जो ये पोर्नोग्राफी है कहीं ना कहीं सेक्शुअल वायलेंस को भी बढ़ावा देती है। जो वायलेंस हो रहा है वेमेन के अगेंस्ट में उसको भी बढ़ावा देती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो इतना सारा ये लोग बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो सारा रेवेन्यू कहीं ना कहीं इन्हीं सब कामों में यूज़ हो रहा है। वेमेन के एक तरीके से आप कह सकते हो कि वेमेन के जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, टेररिज्म के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको पूरी तरह से ही ख़त्म कर दो ज़िंदगी से, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इससे एडिक्ट है तो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी एडिक्शन इतनी जल्दी जाता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली चला जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर एडिक्शन को, ऐसी क्या चीज़ है जो कि यहाँ पर नहीं की जा सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है, कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, कोई उपाय है भी उसका भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है आप आराम से कर सकते हो, बस खाली सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा। अपनी जो विलिंगनेस पावर है वो यहाँ पर बढ़ानी होगी।
हमेशा मतलब ये है कि दिमाग को खुद कंट्रोल करना होगा। ऐसा ना हो कि दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा हो। अब दिमाग अगर आप बॉडी को कंट्रोल करने लगे तो वो एक बहुत बड़ी डिज़ास्टरस सिचुएशन है। दिमाग जो कहेगा वो कर लोगे। अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करने लगें कि नहीं यार मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे अपने ब्रेन को ऐसे काम करवाना है, तो वो बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो पावरफुल व्यक्ति होगा जो भी अपने ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होगा कि यार मुझे आज पढ़ना है, मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे आज इतने घंटे पढ़ाई करनी है। दिमाग कहेगा नहीं यार बस थक गए उठ जाओ, लेकिन नहीं, आप दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रेन के ऊपर आपका एक कंट्रोल होना चाहिए, ये कहने का पर क्लियर हो गया। तो बेसिकली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा हो जाता है पोर्नोग्राफी का, ठीक है ना, कि आखिरकार इसका इम्पैक्ट पड़ कैसे रहा है, बहुत मतलब पड़ क्या रहा है। तो बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। लोग अपनी ब्रेन पावर यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं इन चीज़ों के अंदर पढ़कर। अगर यहाँ पर इन चीज़ों से हट कर देखा जाए तो बेसिकली इंसान की जो ब्रेन एक्टिविटी है, जो ब्रेन पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, लेकिन एक एडिक्शन इंसान को हमेशा मार देता है। चलो आते हैं, फिलहाल आज काफ़ी बात हो गई है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को अगेन आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। बात ये की जा रही है जो नागा डेलीगेशन है ये मिलने वाला है अमित शाह जी से, हमारे होम मिनिस्टर से नागा डेलीगेशन मिलेगा और जो बातचीत है वो यहाँ पर दोबारा से करनी स्टार्ट होने वाली है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो नागालैंड ना हमेशा से विवाद में बना हुआ है। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब नागालैंड में जैसे नागालैंड आज़ाद होता है, और मैं आपको आज़ाद के पीछे का वो बात बताऊँ तो इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में। नागालैंड अपने आप को एक दिन पहले आज़ाद कर लेता है 14 अगस्त को ही। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया रुकता है कि भाई अभी रुक जाओ। नागालैंड चाहता ये है कि हम लोग यहाँ पर एक अलग से स्टेट हमें डिक्लेयर कर दिया जाए, मतलब हम अलग हो जाएं पूरी तरह से, हम लोग एक अलग एरिया बन जाएं। नागालैंड बेसिकली नागालिम की मांग करता है कि हम लोगों को एक अलग से एरिया दे दिया जाए, ठीक है ना। इसकी मांग बहुत लंबे समय से बनी हुई है। इसको लेकर नागालैंड में अलग अलग ग्रुप भी बनते हुए नजर आए, जिसको हम लोग NSCN-IM के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो अमित शाह जी हैं ये बात करने वाले हैं, किसके साथ में बातचीत करेंगे। नागालैंड के अंदर जो ग्रुप है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN-IM, IM का मतलब है इसाक एंड मुइवा। इस पर्टिकुलर ग्रुप से यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्यों बात की जाएगी, क्योंकि यही पर्टिकुलर ग्रुप मांग करता है अलग अलग चीज़ों की, कि हमारा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा एक अलग से फ्लैग होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग को एक पूरा का पूरा एक नागालैंड वाला एरिया, एक अलग एरिया चाहिए। आसपास के स्टेट के कुछ एरिया मिलाकर हमें एक अलग से एरिया दे दिया जाए जो कि बिल्कुल अलग हो, वहाँ पे हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इस प्रकार की मांग यहाँ पर ग्रुप के थ्रू की जाती है बहुत लंबे समय से। तो यहाँ पर हमेशा से ही एक डील करके हम लोगों ने रख रखी है, आप कह सकते हो पीस डील हमने कर रखी है, शांति बनाने के लिए कुछ डील्स करी गई हैं। तभी से यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी तक मैनेज करी गई है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि रिसेंटली कुछ बातचीत करने के लिए आता है NSCN वाला ग्रुप। NSCN की अभी भी मांग यह है, क्योंकि देखो हुआ क्या है, पीस डील भले ही हो गई हो, भले यहाँ पर भारत की सरकार ने और नागालैंड के बीच में शांतिपूर्वक एक डील करवा दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे जो इश्यूज़ है वो देखने को मिलते हैं बार बार। तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा, और रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, बातचीत करनी होगी। अब बातचीत में जो NSCN ग्रुप है ना, ये अगेन ये बोलता है कि हमारे 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। वही जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट करो, फ्लैग को एक्सेप्ट करो। तो ये यहाँ पर इस चीज़ की मांग रखते हैं। इन्होंने ये बोला पीस डील तभी हो सकती है जब नागालैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए, प्लस यहाँ पे जो नागा डोमिनेटेड एरियाज़ जो असम के हैं, बेसिकली यहाँ पर नागालैंड के आसपास का जो एरिया है ना थोड़ा बहुत, जहाँ पे नागालैंड के लोग रहते हैं, उस एरिया को यहाँ पे नागालैंड को दे दिया जाए। तो ये इनका यहाँ पर कहना है। एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस टेरिटरी यहाँ पर दी जाए, ऑटोनॉमस जो एक तरीके से टेरिटरी काउंसिल जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाए मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अभी मैं आप लोगों को अगर मैप के थ्रू दिखाऊँ ये बात, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये नागालैंड देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यही नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि देश आज़ाद होता है, ये नागालैंड भी आज़ाद होता है। नागालैंड बेसिकली एक राज्य बनता है। नागालैंड के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं। यहाँ पर एक अलग से बॉडी बन जाती है NSCN करके, ये मैंने आपको बताया। NSCN यहाँ पर 2 बॉडी में टूट जाता है बाद में, इसमें NSCN-K बनता है, फिर IM बनता है। अभी हम लोग IM के साथ में चर्चा कर रहे हैं। हमने इनकी मांग ये अलग अलग थी। देखो मांग यहाँ पर ISCN की, जो IM वाला है, कौन सा वाला, NSCN-IM जो है ना, इसकी मांग यहाँ पर क्या है
कि इस प्रकार से हम लोग को ये एरिया दे दिया जाए। हालांकि नागालैंड आपको सिर्फ इस एरिया में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आसपास के जो राज्य हैं, मणिपुर का कुछ एरिया, असम का कुछ एरिया, कुछ कुछ हिस्सा मांगकर यहाँ पर इस प्रकार से, इनफैक्ट यहाँ पे म्यांमार का कुछ हिस्सा ये लोग मांगते हैं, और इस प्रकार से ये जो एरिया है ये इनको अलग से एक एरिया दे दिया जाए, ये अपने हिसाब से यहाँ पर इसमें एरिया में मैनेज करेंगे, इंडिया से बाहर इस एरिया को दे दिया जाए। इनकी मांग यह है कि हमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चाहिए, मणिपुर का, म्यांमार का, और साथ ही साथ में असम का कुछ हिस्सा लेने के बाद में हम लोग पूरे के पूरे नागालैंड को बनाएंगे। तो ये यहाँ पर कहलाता है नागालैंड। ध्यान रखना, नागालैंड के बारे में पूछा जाए तो बता देना नागालैंड क्या है। तो नागालैंड की यहाँ पर डिमांड की जाती है NSCN IM ग्रुप के थ्रू, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इश्यूज़ जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बने हुए हैं, ये मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा और छोटा सा पढ़ना है, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। नागाज़ की बात करें तो नागा कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर 60 से ज़्यादा ट्राइब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर फैली हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर म्यांमार के अंदर भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नागालैंड की मांग की जाती है। ये मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दिया है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो बेसिकली अभी क्या है ना कि हम लोग इनके साथ में जो अग्रीमेंट है वो कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब शांति बनाने के लिए NSCN IM वाले ग्रुप से बात तो की गई, लेकिन वो लोग यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, हमारा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से एरिया हम लोग को यहाँ पर ये चाहिए, ये कुछ डिमांड है, ये डिमांडें हमारी पूरी कर दो। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ को लेकर जो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकलेगा आगे, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये हमारे होम मिनिस्टर से मिलेगा, बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद में कोई सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आया जाएगा, एक पीस डील अग्रीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये बहुत सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगे। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स के बीच में बहुत सारे विवाद आपस में बने हुए हैं। जैसे ये मैंने नागालैंड वाला बताया, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा कार्बी एंगलोंग को लेकर। हमने बहुत सारे पीस एग्रीमेंट करवा रखे हैं बीच में। कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट हो गया, ब्रू अकॉर्ड हो गया, बोडो पीस अकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद में नागालैंड वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये अलग अलग एग्रीमेंट्स हम लोगों ने मतलब पीस एग्रीमेंट कर रखे हैं वहाँ पे शांति को बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बॉर्डर्स को लेकर या कुछ एरियाज़ को लेकर बहुत विवाद है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आपको उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं। अभी जैसे मैं आपको कार्बी वाला बता रहा था ना, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे इस एरिया को लेकर किया गया है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो अलग अलग एरिया है इसको लेकर किया गया था। यहाँ पर ही मांग की जा रही थी कि हमें एक अलग से एरिया चाहिए, तो इनको अलग से पावर्स दी गई, कुछ पावर्स इनकी बढ़ा दी गई थी। वैसे ही आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा मिज़ोरम के अंदर भी ये इशू हुआ था ब्रू अकॉर्ड को लेकर, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। मैंने मतलब कहने का पर्पज़ यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ध्यान रखना, ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बातचीत की जाएगी अमित शाह जी के साथ में, और यहाँ पर जो बातचीत है उसको वापस से रिवाइव करा जाने के ऊपर बातचीत एक तरीके से की जाने वाली है। डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे हम लोग एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाता है यहाँ पर 8 अफ्रीकन चीता टू लैंड इन जयपुर ऑन फ्राइडे। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज से लगभग ये हो गए 2 सप्ताह हो गया, लगभग 14-15 दिन हो गए। 14-15 दिन पहले हमने डिस्कशन किया था। अब आप कहोगे अभी तो हमने चीता के बारे में पढ़ा था। चीता नहीं था, वो लेपर्ड था, है ना, याद आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग चीता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो चीता है वो अब भारत में आने वाले हैं। ये तो आपको पता है कि हम चीता भारत में लेकर आ रहे हैं, नामीबिया से मंगाया जा रहा है। तारीख अनाउंस कर दी गई है सर। तारीख कब अनाउंस की गई है? तो ये बेसिकली यहाँ पे बता दिया गया है कि 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे भी है। तो 17 सितंबर को ये जो चीता है ये कुनो नेशनल पार्क में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे बोला गया लगभग जो 8 चीता है वो नामीबिया से मंगाए जा रहे हैं, और इन चीता को हम लोग जयपुर में पहले लैंड करवाएंगे। फ्राइडे में ये जयपुर में लैंड हो जाएंगे, फिर वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से। 40 मिनट की जर्नी होगी, फिर कुनो नेशनल पार्क तक यहाँ पर इन सभी चीता को पहुँचा दिया जाएगा। कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर ये ही चुना गया है, मध्य प्रदेश के अंदर आपको ये पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले चीता रहा करते थे, दैट इज़ वाई यहाँ पर बोला गया सूटेबल प्लेस है, यहाँ पर चीता सर्वाइव कर पाएगा। अब सर्वाइव कर पाता या नहीं कर पाता वो आने वाले टाइम पर पता चलेगा। तो बेसिकली अफ्रीकन चीता ये आ रहे हैं भारत के अंदर में। 17 सितंबर तारीख है, प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है, तो इसी अवसर पर यहाँ पर ये चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं जो कि आपके सिलेबस के लिए मतलब जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट इशू को
हमेशा स्टैटिक से कनेक्ट करना है। स्टैटिक पोर्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब स्टैटिक डेटा आप देखोगे तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि चीता को हम लोग मगा क्यों रहे हैं। मगा इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी भारत में चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है। हम लोगों ने आखिरी बार जो चीता है ना वो 1947 में देखा था और भारत ने 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। मतलब ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब हमारे देश में नहीं पाई जाती है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर चीता को वापस से लाने के बारे में चर्चा की गई और यहाँ पे अब हम लोग अफ्रीका से इन चीता को लेकर आ रहे हैं। अब चीता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चीता यहाँ पर आपको एक कैट की एक स्पीशी देखने को मिलती है जिसको हम लोग बिग कैट बोलते हैं और ये मायोसीन एरा से बिलोंग करती है। मायोसीन एरा वो समय है आज से लगभग 5 मिलियन साल पुराना समय। तो उस समय में यहाँ पर हम लोगों ने चीता के बारे में देखा है, चीता के बारे में ट्रेस किया गया है। तो एक बहुत पुरानी सी प्रजाति आपको ये देखने को मिल जाती है चीता की। क्लियर हो गया। अब ये जो चीता है ना ये बेसिकली दुनिया का एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल है जो कि अफ्रीका और एशिया के अंदर रहता है। अफ्रीका और एशिया, एशिया अलग कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर एक एशियाटिक चीता होता है एशिया वाला और एक होता है अफ्रीकन चीता जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा चीता मंगा रहे हैं, अफ्रीका वाला अफ्रीकन चीता मंगा रहे हैं। अफ्रीकन चीता का साइंटिफिक नेम क्या है ध्यान रखना, जो कि हम लोग अभी मंगा रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस। अब यहाँ पर ये ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर की इसकी स्किन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पर एशियाटिक वाले चीता से काफ़ी ज़्यादा मोटा नज़र आता है ये अफ्रीका वाला चीता। ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो पूरे अफ्रीका के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अफ्रीका में हज़ारों की कगार में ये चीता पाया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। देखो प्रोटेक्शन स्टेटस को लेकर क्वेश्चन बनता है। चीता का ये जो अफ्रीका वाला चीता है ना इसका IUCN स्टेटस जब आप देखोगे तो ये वनरेबल कैटेगरी में आता है। मतलब कि यहाँ पर इसकी जान को काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, इसको एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर आता है। मतलब कि इसके व्यापार के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंदर इसको रखा गया है ताकि यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी, इसकी हंटिंग वगैरह को रोका गया है। तो ये बात है यहाँ पर एशियाटिक चीता को लेकर, सॉरी अफ्रीकन चीता को लेकर। अब हम लोग बात करने वाले हैं एशियाटिक चीता के बारे में जो कि एशिया में पाया जाता है। अब यहाँ पर एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस। यहाँ पे लास्ट में वेनेटिकस ऐड हो चुका है बस। अब यहाँ पर अफ्रीका वाले चीता से ये जो एशियाटिक वाला है ना थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है, स्मॉल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ये वाला जो मैंने आपको बताया जो अफ्रीका वाला चीता ये तो पूरे अफ्रीका में पाया जाता है, इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। लेकिन जो एशियाटिक चीता है ना इसकी पॉपुलेशन 100 से भी कम बची है और ये जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर है। एशियाटिक चीता कुछ ही बचे हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। बाकी एशियाटिक चीता का प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो IUCN के स्टेटस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब यह है कि देखो भैया बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है और अगर ये पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाती है ना तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये विलुप्त प्रजाति होगी। इसके बारे में यहाँ पर मतलब हम याद ही करेंगे कि हाँ एशियाटिक चीता कुछ हुआ करता था। फिर उसके बाद में साइट्स अपेंडिक्स 1 में रखा गया, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ताकि यहाँ पर उसको एक प्रोटेक्शन दी जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगातार प्रोटेक्शन दी जा रही है चीता को। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार ख़त्म हो रही है। और ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंसान और जानवर की यहाँ पर बीच में इश्यूज़, विवाद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है ना, जिसमें इंसान या जानवर दोनों की जान चली जाती है ना। मतलब कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कभी इंसान जानवर को मार देता है, कभी जानवर इंसान को मार देता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होना, तस्करी होना जानवर की, इधर से उधर यहाँ पर ले जाना, और जो लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके चक्कर में भी यहाँ पर जो चीता का एरिया है जहाँ पर चीता रहता है वो एरिया भी यहाँ पर सब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर कारण है जो कि एक तरीके से खतरा बना हुआ है इन चीता के लिए। अब इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए चीता को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ना, तो अब इसको मंगाया जा रहा है। और जैसे हम लोग मंगा रहे हैं तो अभी तक का ये सबसे बड़ा री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है इंडिया का। ये पिछले 7 सालों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 260 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जा रहे हैं और ये बेसिकली दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एक कॉन्टिनेंट से यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में लेकर आ रहे हैं इस चीता को।
तो एक इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा सबसे पहली बार, वो भी बड़ा ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है। अब इन चीता को कहाँ पे लेकर आया जा रहा है? कुनो नेशनल पार्क के अंदर। इसके बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और इस पार्क के अंदर आपको अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पेग, चिंकारा, कैटल, ये सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं, जिसको खा के यहाँ पर चीता जिंदा रहने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीज़ें थी, फैक्ट्स थे प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नवाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। लेकिन एडिटोरियल से पहले हमेशा की तरह आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको जान लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाइड्रोजन? डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, न्यूज़ में है ग्रीन हाइड्रोजन, तो इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया भी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हो, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में आपको 150 शब्दों में लिखना है। और 150 वर्ड्स में लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। आपको फुल फॉर्म लिखना है, आपको वो चैनल मिलेगा। लगभग 30,000 के आसपास वहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं जो कि अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। तो आप भी आंसर्स लिखकर वहाँ पे सबमिट करना। एक काम आपको ये करना है कि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना है। आप लोग एटलीस्ट 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे सभी लोग, तो सभी आंसर्स रिव्यू हो जाएंगे। रिव्यू करने से दोनों ही व्यक्तियों को फ़ायदा मिलेगा, जिसने लिखा है और जो रिव्यू कर रहा है, उन दोनों को। कैसे? अब जो रिव्यू कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है, वो उनके पास में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स कलेक्ट हो सकते हैं अगर उनके मतलब के पॉइंट्स मिल रहे हैं तो। साथ ही साथ में यहाँ पे जब वो रिव्यू करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का जो आंसर, उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके बारे में आप बता सकते हो, जिससे यहाँ पर एक कोऑपरेटिव वे में पूरी तरह से ग्रुप चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे लोग आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। तो आप भी वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना। चलो अब आते हैं एडिटोरियल पर। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जैसे कि आज का ये वाला एडिटोरियल है, काफ़ी लेंदी आर्टिकल दिया गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, जानेंगे सारी चीज़ों को। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है यहाँ पर इन 2 व्यक्तियों के थ्रू। यहाँ पर जो भी एडिटोरियल का राइटर होता है ना, उसका नाम आपको ध्यान में नहीं रखना होता है, आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है ना। नाम बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर राइटर का नाम ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर ये जो राइटर हैं ये बात करते हैं ग्रेट G20 पावर एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मतलब ये है कि आने वाले टाइम पर ये जो सितंबर का महीना है, ये इंटरेस्टिंग सा महीना है, बहुत सारी मीटिंग होने वाली है। इनफैक्ट ये जो साल 2022 है, यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग होने वाली है। उन मीटिंग्स के अंदर इंडिया क्या कर सकता है उसके बारे में यहाँ पर ये राइटर मेंशन करते हैं। चलो फिर एक एक करके समझते हैं। राइटर ने पहली चीज़ यहाँ पर बोली है कि भैया सितंबर का महीना एक हैक्टिक महीना है। हैक्टिक महीना का मतलब एक बिजी महीना आपको देखने को मिलेगा हमारे डिप्लोमेटिक कैलेंडर में, क्योंकि अभी 5 और 6 सितंबर जो निकला है ना, इन 5 और 6 सितंबर में क्वाड के बीच में कुछ सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी, यानी कि 5-6 सितंबर में क्वाड की मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद में 5 सितंबर के बाद में 8 सितंबर को क्या हुआ था, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि जो 2+2 मीटिंग है वो जापान के साथ में हुई थी। अब 5 से 6 सितंबर हो गया, 8 सितंबर हो गया, और अब यहाँ पर तारीख आ रही है कौन सी? 15 और 16, ठीक है ना। 15 और 16 में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसका नाम है SCO, दैट इज़ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उज़्बेकिस्तान के अंदर ये मीटिंग हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मीटिंग हो रही है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली, ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में कुछ इस प्रकार से ये फर्स्ट इन पर्सन समिट हो रहा है। ये विज़िट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र गड़ा के रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वो बेसिकली इंडिया के ऊपर नज़र गड़ा के रखने वाले हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि रशिया जो है, रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है ना, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया जो है रशिया से मीटिंग करने जा रहा है, क्योंकि SCO के अंदर, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रशिया भी है और चाइना भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर हमारे PM मोदी भी होंगे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी होंगे और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी होंगे। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया मीटिंग करेगा रशिया के साथ में। इस चीज़ को यहाँ पे बहुत गौर से देखने वाली हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, इंडिया क्या बातचीत करता है। दूसरा यहाँ पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी हमारे PM और साथ ही साथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट यहाँ पर दोनों मिलने वाले हैं।
दोनों मिलेंगे। इस मीटिंग को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि साल 2020 के बाद से, साल 2020 में आपको पता है एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी डिस्प्यूट हुआ था, जो भी स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के रिलेशंस ख़राब हुए, तो बेसिकली तब से कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर फाइनली 2019 में वैसे आखिरी मीटिंग हुई थी इन दोनों ही लीडर्स की। अब यहाँ पर 2022 में ये दोनों मिलने वाले लंबे समय बाद। तो ये इस वजह से भी जो मीटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बात यहाँ पे रखी गई। फिर उसके बाद में राइटर ने ये बोला कि ये साल तो, ये महीना तो है ही बिजी, उसके साथ साथ आने वाला जो साल है 2022, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले साल में अगर आप देखोगे तो इंडिया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रेसिडेंट की तरह प्रिसाइड करने वाला है दिसंबर साल 2022 में। दिसंबर का महीना जो साल 2022 का होने वाला है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एज अ प्रेसिडेंट सर्व करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, राइटर ने ये बोला। फिर ये सारी बातें बोलने के बाद में अब राइटर एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। वो क्या फोकस किया गया? वो फोकस दिया गया है सर G20 की मीटिंग के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कवर किया। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तक कवर किया। अब हम लोग बात करेंगे G20 वाले मीटिंग तक। आ जाओ। राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर G20 जो है, अब G20 क्या है देखो, आपको पता है G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ कहलाता है। इसके अंदर 20 देश आपको देखने को मिलेंगे। और वो 20 देश कौन कौन से हैं, इसकी यहाँ पर अपने आप में काफ़ी बार आप लोगों ने ट्रिक भी शेयर कर रखी है। 20 देश में अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, रशिया, टर्की और यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया। हो गए ना 20? कौन सा रह गया? एक रह गया, इंडोनेशिया रह गया शायद, तो इंडोनेशिया। तो बेसिकली G20 जो है ना, यहाँ पर आपको 19 कंट्री देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पर 20 कंट्रीज़ का ग्रुप देखने को मिलता है, जिसको हम लोग G20 के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी है G20 की ना, ये प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में आने वाली है क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि नवंबर से पहले, देखो ये जो G20 की समिट है ये नवंबर में होगी और नवंबर से पहले ये SCO वाली समिट होने वाली है, जो कि मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस कर लिया। लेकिन SCO वाली समिट कहाँ पे हो रही है? उज़्बेकिस्तान में। देखो ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर समिट हो रही हैं। और जो G20 वाली समिट होने वाली है ना, ये नवंबर में होगी। और ये कब होगी? नवंबर में। कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया के अंदर। क्लियर हो गया? जिसका नाम भूल रहे थे, इंडोनेशिया के अंदर ये समिट होगी। अब देखो बात ये रखी जा रही है कि सर G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप है ना, ये इंडिया के हाथ में आएगी। इंडिया यहाँ पर G20 की प्रेसिडेंसीशिप को संभालेगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक एक साल की जो प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के हाथ में आएगी। तो भारत के हाथ में बहुत कुछ यहाँ पर आने वाला है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो G20 का समिट होने वाला है, ये दुनिया का एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक मल्टीलेटरल फोरम कहलाता है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि G20 अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रुप है। हमारे दुनिया भर की जितनी भी GDP है ना, उसका 80% GDP ये G20 कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया भर में जितना भी इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है, 75% व्यापार इन्हीं G20 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। दुनिया भर में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 65% पॉपुलेशन G20 वाले कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। इस वजह से G20 कंट्री, ये जो कंट्री कह रहा हूँ, G20 जो ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस कंट्री की जो लीडरशिप है इस पर्टिकुलर ग्रुप की, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इंडिया के हाथ में आने वाली है। और आज के टाइम पर जो हमारी दुनिया है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों से अफेक्टेड है। पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। पेंडेमिक के बाद में आपने देखा रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी दुनिया में देखने को मिल रहा है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। ठीक है ना, पेंडेमिक आपको पूरे दुनिया भर में देखने को मिला, ये कुछ इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद में स्टैगफ्लेशन देखने को मिलेगा, यानी कि पूरे दुनिया भर में आपको एक ये कह सकते हो कि जो ग्रोथ है ना वो इतनी अच्छी हुई नहीं है। महंगाई वगैरह पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग है। उसके बाद में यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बताई जाती है, वो है टेररिज्म। आपको टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा दुनिया भर के अंदर में। तो ये कुछ बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को यहाँ पर इंडिया देख सकता है। इंडिया यहाँ पर इन इश्यूज़ के प्रति यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को ले सकता है जब G20 का प्रेसिडेंट बनेगा, दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक। तो इंडिया यहाँ पर जब ये इस प्रेसिडेंसीशिप को संभालेगा
तो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर बात कर सकता है। जैसे इंडोनेशिया खुद यहाँ पर 3 की पिलर्स के ऊपर फोकस करता है। वो ये है कि दुनिया भर में हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, दूसरा यहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी बनाई जाए, तीसरा यहाँ पर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर भी इंडिया भी फोकस कर सकता है कि भैया दुनिया भर में हेल्थ के ऊपर फोकस हो, कुछ ऐसी एनर्जी बनाई जाए जो कि एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी हो, पोल्यूशन ना क्रिएट करे, और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस अब यहाँ पर बोला ये जाता है कि देखो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को चीज़ों को बैलेंस करना होगा। बैलेंस क्यों करना होगा? एक तरफ नाटो ग्रुप देखने को मिलेगा और एक तरफ यहाँ पर आपको G7 पार्टनर वाली कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, दूसरी तरफ SCO देखने को मिलेगा। मतलब ये अलग अलग ग्रुप हैं। और आपको पता होगा इंडिया जो है ना अलग अलग ग्रुप का हिस्सा भी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे क्वाड हो गया। अब क्वाड यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर कौन कौन है? इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर US है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ में आपको जापान देखने को मिलेगा। ये क्वाड ग्रुप है। दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पर आता है SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया है, रशिया है, चाइना है। रशिया चाइना जो कि यहाँ पर बेसिकली पूरी तरह से इस क्वाड के अगेंस्ट में है। मतलब दोनों आपस में टकराव वाले ग्रुप हैं। एक तरफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ क्वाड, दोनों यहाँ पर अपने ओपोजिशन में देखने को मिलते हैं। बात यहाँ पर यह है कि भारत दोनों का ही हिस्सा है, क्वाड का भी हिस्सा है और इधर SCO का भी हिस्सा है। तो हमें जो भी कदम उठाने होंगे वो थोड़े से बैलेंसिंग वे में कदम उठाने होंगे, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाएगा। ठीक है ना। इंडिया को यहाँ पर एक मिडिल जो पाथ होता है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रुप का हम हिस्सा है, चाहे क्वाड हो चाहे वो SCO हो, और दोनों ही कहीं ना कहीं ओपोजिशन ग्रुप कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप के अंदर इंडिया को छोड़कर अगर हम कंट्रीज़ देखें तो उनके बीच में काफ़ी बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। चाहे चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन देखो बहुत ख़राब है, रशिया US के रिलेशन देखो बहुत ख़राब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इशू बोल सकते हैं। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ है कि इंडिया को एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करना होगा G20 के एजेंडा का, कि भैया G20 के एजेंडा में हम लोग दुनिया भर के जो इश्यूज़ हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको लेकर इंडिया को एक सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सकें, जो भी इश्यूज़ हैं जैसे डोमेस्टिक और रीजनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि इंडिया को बात करनी होगी इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर कि देश भर में जो इकोनॉमी आज के टाइम पर हालात कितने ख़राब हैं उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा मुद्दा बेरोज़गारी को लेकर यहाँ पर बातचीत करनी होगी। फिर उसके बाद में जो पेटेंट्स होते हैं उसके ऊपर छूट देने के बारे में बातचीत करनी होगी। उसके बाद में वैक्सीन्स को लेकर बातचीत करनी होगी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर भारत को फोकस करना होगा। प्लस जो टेररिज्म है इसको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, टेररिज्म के ऊपर भी बातचीत करनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे बोला कि ये कुछ टॉपिक्स है जो कि यहाँ पर इंडिया को उठाने होंगे और ध्यान में रखना होगा कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे दोनों ग्रुप के बीच में बैलेंस बना रहे, इंडिया को कोई नुकसान ना हो। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात ये की जाती है जो इंडिया है ना वो आज के टाइम पर कोऑपरेशन रखता है कंट्रीज़ के बीच में। आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज़ से हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में हम लोग व्यापार करते हैं, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर मैनेज करना होगा। G20 अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक सा एक अद्भुत सा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, और यहाँ पे जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इन दोनों का एक इक्वल स्टैचर है, यानी कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों बराबर ही हैं। और इंडिया के पास में अब की बार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ को खींच कर लेकर आएँ, उनके बारे में बातचीत करें, क्योंकि हमेशा से यही रहा है कि यहाँ पे हमेशा डेवलप्ड कंट्री के बारे में बातचीत की गई है। डेवलप्ड कंट्री जो कि ऑलरेडी विकसित देश हैं और डेवलपिंग कंट्री जो कि यहाँ पर विकसित हो रही हैं धीरे धीरे। तो इंडिया के पास में एक बहुत अच्छा एक चांस कह सकते हो। ऑथर ये बोलते हैं कि इंडिया इन्वाइट कर सकता है कुछ कंट्रीज़ को, अफ्रीका से साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को इन्वाइट कर सकते हैं ताकि इसको और बैलेंसिंग में बनाया जा सके। क्योंकि G20 हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेकर बातचीत करता है, तो हम लोग इस चीज़ का तोड़ निकाल सकते हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम लोग लेकर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को लेकर आया जा सकता है ताकि रिप्रेजेंटेशन को एक बैलेंस वे में लेकर आया जा सके। तो एक अच्छी बात भी यहाँ पर ये देखने को मिलेगी जिसको यहाँ पर इंडिया कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद में फूड और एनर्जी को लेकर जो क्राइसिस हैं उसके ऊपर हमें काम करना होगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ आज के टाइम पर बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर परेशान है, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना होगा, वो बात बोली गई। फिर राइटर बोलते हैं टेस्टिंग टाइम के बारे में। लास्ट पैरा पर आ चुके हैं हम लोग। लास्ट पैरा में क्या बोला गया, जो आने वाला महीने होने वाले हैं ना, ये एक टेस्टिंग टाइम होने वाला है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि आने वाली कुछ समिट्स होने वाली है इंपॉर्टेंट,
उसके हम लोग हिस्से होने वाले हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। G20 ग्रुप हो गया, उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक टेस्ट होगा, हम लोग कैसे कदम उठाते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को लागू करते हैं। तो ये जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेशन किया है, वैसे 75 साल पूरे हुए हैं हमारी देश की आज़ादी को। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा, और इसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है कि हम लोग कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेकर आ सकते हैं इसके अंदर, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं थी, इंडिया उसके बारे में चर्चा कर सकता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर राइटर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा वो ये है। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, काफ़ी लंबा चौड़ा एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली लिखा गया है प्रभास रंजन साहब के थ्रू। काफ़ी सारे आर्टिकल लिखते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक टॉपिक उठाया हुआ है, इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वे इन द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की जब बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय जब कानून की बात की जाती है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका उपयोग भारत सही से नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को लिखा है। अब क्या लिखा है इसको समझते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी है कि भैया 75 ईयर ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, मतलब वही जैसे 75 साल पूरे हुए हमारी देश की आज़ादी को। तो ये ओकेजन एक एन्जॉयफुल ओकेजन है, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप जब पिछले 75 साल देखोगे तो बहुत सारे हमारे अकम्पलिशमेंट्स भी हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव किया है, लेकिन बहुत सारी फेलिंग्स भी हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। तो उन फेलियर्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जोर देने वाले हैं राइटर साहब। इनका यहाँ पर कहना यह है कि आप देखो दुनिया भर में अलग अलग इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं। इंडिया के अंदर मतलब देखो दुनिया भर में जो अलग अलग इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ना बहुत सारे आपको कानून देखने को मिलते हैं, और वो इंटरनेशनल कानून को इंडिया ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पे खूब दबा के यूज़ करती हैं। तो इंटरनेशनल लॉ का एक रूलर होने के बावजूद भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है ना अपना रूल ज़्यादा दिखाता नहीं है, क्योंकि इंडिया के संविधान में हमारे संविधान जो निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है, उन्होंने खुद यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आर्टिकल 51 को जो आप देखोगे ना, तो आर्टिकल 51 में बोला गया द स्टेट शैल फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो जो हमारी कंट्री है, जो हमारी सरकार है ना, उसको जो इंटरनेशनल लॉज है ना उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बेसिकली आर्टिकल 51 में देखने को मिलेगा। और उसी समय पर अगर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में, इंडिया के लीडरशिप में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज आपको देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल लॉज का इमरजेंस होता है, इंटरनेशनल लॉज आते हैं। अब यहाँ पे बात ये की जाती है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता भी है। इंटरनेशनल लॉ के मामले में बात करेंगे तो भारत पहली बार एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है। एशिया और अफ्रीका के बीच में जो ये एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? बांदुंग के अंदर 1955 में। वहाँ पे भारत ने पूरा फोकस किया कि जो कॉलोनियलिज्म है, जो ये अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है ना, इसको बेसिकली यहाँ पर पूरी जल्दी से ख़त्म करना चाहिए, जल्दी से यहाँ पर इसका एंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लॉ में बात करनी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे तो इंडिया पीछे रह गया। उसके बाद से हम लोगों ने ज़्यादा कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में कोई बातचीत करी नहीं है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो एंगेजमेंट है इंटरनेशनल लॉज के अंदर में, वो अलग अलग फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ओशियन स्पेस हो गया, ये कुछ अलग अलग यहाँ पर आपको मल्टीपल फील्ड्स देखने को मिलती हैं जहाँ पे भारत का एंगेजमेंट है। इंटरनेशनल लॉज को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लॉ के मामले में इन एरियाज़ में हम लोग काफ़ी हद तक बढ़ते हुए आए हैं। इंडिया बेसिकली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है इंटरनेशनल लॉ के मामले में। टेररिज्म में हम लोगों ने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट रखा था, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म का। तो इसमें भारत को सक्सेस हासिल हुई है। भारत ने क्या यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में एक एस्टेब्लिश कर रखी है चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं CCIT। फिर दूसरा यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, आज के टाइम पर इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी गुरुग्राम में है। ये बेसिकली सोलर एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जाए दुनिया भर में, उसके बारे में बातचीत करता है। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी बनाया है। इंडिया यहाँ पर इसका एक फाउंडर है।
तो इस प्रकार से भारत ने कुछ काम किए हैं, लेकिन आप देखोगे जितना करना चाहिए था उसके हिसाब से नहीं किया है। जैसे इंडिया का जो इंगेजमेंट है इंटरनेशनल लॉ के साथ में वो लगातार कम होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ समय में, जबकि दूसरी कंट्रीज़ का इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, वो बात राइटर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो एक पैटर्न यहाँ पर निकल कर आता है। इंडिया ने पाकिस्तान को जो डील किया है उसके बारे में, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब देखने को मिलते हैं। इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया का यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा सितंबर 2021 का। उस स्टेटमेंट में यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को लेकर आपको पता होगा बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे विवाद बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया ने 2021 में यूनाइटेड नेशन में अपने स्टेटमेंट में मेंशन किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में स्पीच देता है भारत, आपको पता होगा सितंबर के मध्य में स्पीच होती है। तो यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान का जो ये गलत तरीके से काम हो रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, ये जो भी यहाँ पर पाकिस्तान बार बार इश्यूज़ क्रिएट करता रहता है ना, तो इसके अगेंस्ट में भारत ने बोला और बोला कि यहाँ पे पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी इंडिया ने यहाँ पर कभी कहीं पर भी इंटरनेशनल लॉ के बारे में मेंशन नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे लॉज हैं जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर बोल सकते थे कि हाँ पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को ब्रीच किया है, इस वाली ट्रीटी को यहाँ पर आप कह सकते हो कि हनन किया है, क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई भी है तो यहाँ पर इसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान तोड़ रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पर पाकिस्तान को ये सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ के बारे में कहीं पर भी हम लोगों ने मेंशन नहीं किया। हालांकि कुछ जगह पर है, जैसे कि पाकिस्तान को हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा है कुलभूषण जाधव केस को लेकर, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखोगे जैसे कि पाकिस्तान को हम लोग घसीट सकते थे कि जो भी यहाँ पर इसने इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कानून है ना, उनका जो उल्लंघन किया है उसकी चक्कर में हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको घसीट सकते थे, लेकिन आप देखोगे वहाँ पर हम लोगों ने इतनी चर्चा की नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया जो इंटरनेशनल लेवल पर लॉज हैं उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है जहाँ पे उपयोग करना चाहिए था। हालांकि कुछ इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कुछ बॉडीज़ बनाई गई, उसको लेकर काम किया गया, लेकिन कुछ नए इंटरनेशनल लॉ को बनाने में इंडिया जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेलियर फेस करता हुआ नजर आया। कुछ चीज़ एस्टेब्लिश करी है, लेकिन ज़्यादातर फेलियर ही आपको नजर आएगा। तो ये यहाँ पर इशू ऑथर मेंशन करते हैं। फिर इन्होंने मेंशन किया एकेडमिक ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में, यानी कि एकेडमिकली अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल जो लॉ है ना, आज के टाइम पर इनके पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है पिछले 75 सालों में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल लॉ के जो प्रोफेसर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ही प्रोफेसर्स आपको नज़र आते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सही से इन्वेस्ट नहीं करती है इस चीज़ को डेवलप करने में। जो सरकार है वो इंटरनेशनल लॉ को लेकर जो रिसर्च की जाती है उसको फंड करने में फेलियर है। यानी कि सरकार ने देखो इंटरनेशनल लॉज जो होता है ना, इसके ऊपर रिसर्च वगैरह भी की जाती है। अब रिसर्च के ऊपर ऑब्वियस सी बात है फंडिंग लगती है, उस फंडिंग को करने में भी यहाँ पर सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलेगा, जो कि बात आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर बताया यह जाता है कि भैया देखो इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग प्रॉपरली इंटरनेशनल लॉ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना, इंटरनेशनल वाले कानून के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक दो चीज़ें एस्टेब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि बस हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर हमें अपना रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना होगा, ये बात यहाँ पे बताई जाती है। उसके बाद में जो इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर्स आपको देखने को मिलता है ना, उनको भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं है। दूसरे कंट्री में अगर आप लोग बात करोगे तो इंटरनेशनल लॉ के जो भी यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं प्लस सरकार है, इनके बीच में बहुत बड़ा रिलेशंस बना हुआ है। इंटरनेशनल लॉ को बनाने की, इसको क्रिएट करने की हमेशा यहाँ पे बातचीत देखने को मिली है। तो इंटरनेशनल लॉ के जो अकेडमिशियंस हैं इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला इंडिया के अंदर में, ठीक है ना, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो इंडिया का जो एम्बिशन है कि हम लोग ऊपर निकल कर आएँ इंटरनेशनल लेवल पर, वो तभी पूरा होगा जब हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लॉ की तरफ काम करें, उस लॉ को यहाँ पर बढ़ावा दें, है ना, नए लॉज को यहाँ पर क्रिएट करें, जैसे हमने अलग अलग बॉडीज़ को क्रिएट कर रखा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर राइटर ने हेडिंग दी है कि इंडिया अपना रास्ता भटक चुका है। जहाँ पे हम लोग को इंटरनेशनल लॉज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे हम लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर राइटर की हेडिंग आपको देखने को मिल जाती है। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देन उसके बाद में आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन के ऊपर। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यही दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो वहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट खाली है। दैट इज़ वाई यहाँ पर दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये वर्ल्ड पेज पर है। ये बात करता है यूक्रेन क्लेम कर रहा है बहुत सारा टेरिटोरियल गेन।
मतलब यह है, कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं जो कि हेडिंग वाइज पढ़ने लायक हैं। तो हेडिंग पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो यूक्रेन है वो ये बोलता है कि हम लोग अपनी टेरिटरीज़ को वापस से कब्जा रहे हैं, जो कि रशिया ने हमारी टेरिटरी को कब्जा लिया था, और आने वाले टाइम पर हम लोग और भी टेरिटरीज़ को कब्जा लेंगे, अपनी टेरिटरीज़ को वापस से ले लेंगे। तो यूक्रेन यहाँ पर क्लेम कर रहा है बहुत सारे टेरिटोरियल गेन्स को, वो यहाँ पर बताया गया। तो इकलौता सा आर्टिकल था। फिर उसके बाद में पेज नंबर 16 पर देखोगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के सेक्टर में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल में बोला गया है, इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट इन न्यू कोल फील्ड फायर प्लांट्स बाय 2032। इंडिया को यहाँ पर ज़रूरत है 28 गीगावाट तक नए कोल फायर प्लांट्स की 2032 तक, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, इन कोल फायर प्लांट से ही बिजली का उत्पादन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, और आने वाले टाइम पर हमारे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंडिया को भी ज़रूरत पड़ सकती है 28 गीगावाट तक का नया कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की 2032 तक, क्योंकि हमें अपनी पावर डिमांड को पूरा करना होगा, क्योंकि 2032 तक हमारी पावर डिमांड बढ़ने वाली है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये प्लांट्स भी हम लोग को चाहिए। हालांकि आज के टाइम पर हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद से आप लोग देख पाओगे ये जो कंसर्न्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात यहाँ पे बोली गई है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग्स वगैरह है नहीं। बाकी लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर एक आर्टिकल है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो ट्राई कर रही है लंपी स्किन डिजीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, ऐसा यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अब लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ पहले भी। एक बार आप लोग यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर इमेज में भी देख सकते हो। देखो, जब हम लोग बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ की, तो लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है ना। ये यहाँ पर फैलता है मच्छरों की वजह से या बाइटिंग फ्लाइज की वजह से। यहाँ पर मान लो एक गाय भैंसों के अंदर ये फैलती है वैसे बीमारी, और मान लो एक गाय को लंपी स्किन डिजीज़ है। अब कोई मच्छर यहाँ पर उस गाय को काटता है, काटने के बाद में दूसरी गाय को काट लेता है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसी प्रकार से फैलती रहती है। अब इसमें जो लक्षण है वो 4 से 14 दिन के बीच में देखने को मिलते हैं। शरीर के ऊपर गांठें बनने लगती हैं, जो स्किन है वो ख़राब होने लगती है, और इसकी जो भूख है गाय भैंसों की वो मरने लगती है, भूख यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। इन सब चीज़ों की वजह से जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यह है कि गाय का जो दूध का प्रोडक्शन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, दूध देना यहाँ पर गाय कम कर देती है। डेथ काउंट को आप देखोगे तो इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं गाय भैंसों की वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। राजस्थान के बाद में यहाँ पर आता है पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये कुछ नंबर दिए गए हैं कि इतनी तारीख तक सबसे ज़्यादा मौतें इन एरियाज़ में हुई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि मतलब आप भी सोच रहे होंगे चिंता वाली बात क्या है, अगर ये गाय भैंस की जान जा रही है इसमें चिंता वाली बात क्या है। देखो, चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से दूध का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और इंडिया के अंदर दूध की वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा ये कंसर्न बनता रहा तो इससे जो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री है 13 लाख करोड़ रुपए की, वो डेयरी इंडस्ट्री अपसेट हो सकती है। इंडिया यहाँ पे दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, वो जो एक तरीके से टैग है ना वो हमसे छीन सकता है। इंडिया यहाँ पर प्रोड्यूस करता है 209 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क। इंडिया ने एक तरीके से 2020-21 में इतना 209 मिलियन टन्स के आसपास दूध का प्रोडक्शन किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट करती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे राज्यों के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, किसी फैमिली के अंदर 2 से 3 गाय हैं किसी के पास में, उससे दूध निकाल कर वो यहाँ पर बेचकर उससे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर उनके गाय को भी लंपी स्किन डिजीज़ हो जाए तो उनके डायरेक्टली जो इनकम का सोर्स है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर चिंता करने वाली बात है। बाकी लंपी स्किन डिजीज़ सबसे पहली बार कहाँ पे आउटब्रेक किया गया था, मतलब कहाँ पे पाया गया था, तो जाम्बिया के अंदर सबसे पहली बार देखने को मिला था 1929 में। उसका 2019 में काफ़ी चर्चा हुई थी, 2019 में बांग्लादेश में देखने को मिला था, बंगाल ओडिशा में भी फैला था। फिर अभी इस साल यहाँ पे चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सबसे पहली बार कच्छ में देखने को मिला। गुजरात के कच्छ में आया था 23 अप्रैल के बाद में, और फिर उसके बाद में देश भर में काफ़ी सारी जगह पर इस इन्फेक्शन के बारे में चर्चा की जा रही है। बाकी शॉट्स और शील्ड्स की बात करें, यानी वैक्सीन वगैरह के बारे में बात करें, तो एक वैक्सीन यहाँ पर आई है जो कि अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। आने वाले कुछ महीने में यहाँ पर उसके बारे में मतलब उसको रेडी किया जाएगा, बट अभी उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी कोई भी ऐसा क्योर देखने को नहीं मिलेगा लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर। एक वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन वो आने वाले टाइम पर यहाँ पर तैयार होगी, ध्यान रखना। अभी के टाइम पर कोई भी ऐसा क्योर, कोई भी यहाँ पर ठीक करने का उपाय देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब फटाफट हम लोग करते हैं आज की अपनी वोकैबलरीज़ को कवर। वोकैबलरी में आज का सबसे पहला वोकैब आता है डिसेंट।
डिसेंट मतलब यहाँ पर होता है मतभेद या डिसएग्रीमेंट। फिर उसके बाद में दूसरा है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु या क्यूरियस, जानने का इच्छुक। उसके बाद में कीन। कीन मतलब होता है उत्साही या फिर ईगर। फिर आता है गार्नर। गार्नर मतलब होता है संचित करना या गैदर, कलेक्ट करना भी यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। फिर आता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ मतलब तितर बितर या फिर इसको हम लोग वर्बोस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वोकैब्स जो कि आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो, आपको दूसरे एग्जाम्स में भी यहाँ पर ये हेल्प करेंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर की। तो जो स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये जो थर्ड है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये क्या है? तो ये जो थर्ड है ये बेसिकली अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। अरे यार, आज शायद मैंने स्टार्टिंग का वीडियो एक्सप्लेन नहीं किया है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे अब जाके ध्यान आया, क्योंकि मैं वीडियो को जब एंड करता हूँ ना तो याद सोचता हूँ यार स्टार्टिंग में मैंने वीडियो लगाया था नहीं लगाया था। तो लगाया तो है लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अब चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बेसिकली एक तरीके से रिक्शे वाला है, उन्होंने इग्नोर करा ट्रेन को, और ट्रेन को इग्नोर करते करते वो आगे बढ़ते चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आपने आगे देखा ये क्या हुआ है। तो ऐसा भी यहाँ पर क्या यार, क्या सोच कर चलना, या फिर ऐसा भी क्या टेंशन में चलना, या हो सकता है देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। जो आप देखोगे ना वीडियो वायरल हुआ था तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि भैया यहाँ पर अंधे हो क्या, देखा नहीं जा रहा है क्या। अब यहाँ पर हो सकता है देखो, वैसे ट्रेन आ रही थी, सामने वाले लोग रुक गए थे, लेकिन वो रिक्शा वाला नहीं रुका। हो सकता है यहाँ पे कुछ सोच रहा हो व्यक्ति, या कोई और परेशानी में हो, वो भी हो सकता है। प्लस यहाँ पर दिखाना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ऐसा भी नहीं चलना है। और बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए वीडियो था जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली यहाँ पर ज़िंदगी के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। मतलब वो इंसान बाल बाल बच गया, जैसा आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा था। चलो फिर मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।